मैं एक ऐसा एमएलए हूँ या राज्यसभा का मेंबर हूँ जिस पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है और एक भी कोई सिविल केस नहीं है। आपातकाल में हम जेल गए नहीं, हमको गिरफ्तार कर लिया गया DIR मिसा में। वसुंधरा जी की सरकार में मैंने शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री, टेक्निकल शिक्षा मंत्री, मेडिकल शिक्षा मंत्री, एग्रीकल्चर शिक्षा मंत्री, लॉ मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री और खाद्य एवं आपूर्ति सप्लाई मंत्री के रूप में काम किया। SI भर्ती रद्द करवाने के लिए अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये तो अब हाई कोर्ट में भी है पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फर्क? कि हमारे यहाँ उस समय आंतरिक लोकतंत्र था, अब आंतरिक लोकतंत्र समाप्त। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी। तिवारी जी 6 बार के विधायक और वसुंधरा सरकार में काफी विभागों में मंत्री पद पे भी रह चुके हैं। तिवारी जी, आपका यूथ ऑब्जर्वर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तिवारी जी, आपने अपनी राजनीतिक की शुरुआत कब और कहाँ और कौन सी पार्टी से की और कौन से सन में शुरुआत की? देखिए, मैं राजनीति में मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में की, जी। उसमें काम किया। उसके बाद जो मैंने छात्र राजनीति में काम किया, श्री कल्याण कॉलेज सीकर से लेकर लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट तक। उसके बाद में 1971 में जनसंघ की यूथ विंग की स्थापना हुई थी, युवा संघ। जी। उसका मुझे राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया और उससे लेकर अब तक मैं जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करता हूं। जी। तिवारी जी, आपके राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए। पहले आपने भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद आपने अपनी एक नई पार्टी बनाई, हिंदू वाहिनी करके। उसके बाद आप कांग्रेस में शामिल हुए, फिर अभी आप बीजेपी में आए। तो ऐसा क्या कारण रहा था? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा सारा कार्यकाल और जीवन जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा। ये बात सही है कि एक बार में हमने दीनदयाल वाहिनी बनाई थी, वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से थी, लेकिन मैं कांग्रेस का मेंबर बना ही नहीं कभी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का पहला 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1 जुलाई 1980 को मैं पहली बार 29-30 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का पहला एमएलए बन गया था। उससे लेकर मेरा सफर भारतीय जनता पार्टी का ही सफर रहा है। सर, आपके कई विभागों में आप मंत्री के रूप में काम किया है आपने। तो ऐसी कौन सी कल्याणकारी योजनाएं आपने बनाई जिसका आज भी लोग लाभ ले रहे हैं? देखिए, मैंने श्री शेखावत साहब की सरकार में विद्युत मंत्री के रूप में काम किया। वसुंधरा जी की सरकार में मैंने शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री, टेक्निकल शिक्षा मंत्री, मेडिकल शिक्षा मंत्री, एग्रीकल्चर शिक्षा मंत्री, लॉ मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री और खाद्य एवं आपूर्ति सप्लाई मंत्री के रूप में काम किया। हम्म। लेकिन हमने जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग में काम किया, उसमें 3 बड़े काम किए। एक तो हमने RPSC के माध्यम से 1,18,000 से अधिक लोगों को भर्ती की थी, जिसको आज भी लोग मानते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द वे इट शुड बी। उसी प्रकार हमने विधवाओं और परित्यक्ताओं को नौकरी देने का काम प्रारंभ किया, बिना किसी के इंटरव्यू के, बिना किसी बात के। तो हमने 8,300 से अधिक विधवा और परित्यक्ताओं को नौकरी दी। जो भी 10वीं पास विधवा या परित्यक्ता थी, उन सबको हमने नौकरी दी। उसके बाद ये काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमने ही उस समय स्कूलों में फ्री पुस्तक देने का काम सबको किया। उसी समय हमने भोजन का काम शुरू किया। 1 किलोमीटर पर हमने प्राथमिक स्कूल खोलने का काम शुरू किया और सब स्कूलें खोली। तो वो सारा जो कार्यकाल था, उसमें हमको कन्फ्यूशियस पुरस्कार यूएनओ से मिला, हमने इसका ऐसे सब काम करने के लिए। तो ये जो काम शिक्षा के क्षेत्र में हुए, उसको लोग अब भी याद करते। जी। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए हैं
और आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार जेल भी गए हैं। तो आप राज्यसभा सांसद भी हैं आज, तो आप क्या इस पद से संतुष्ट हैं? देखिए, जेल जाने का काम जो हमने किया, वो किया अब आपातकाल में। आपातकाल में हम जेल गए नहीं, हमको गिरफ्तार कर लिया गया DIR मिसा में, जी। और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। हमने सारे अत्याचार और अनाचार सहे, वो काम किया, तो हम गए। लेकिन मैं आज एक बात कह सकता हूँ गर्व से कि 50 साल के राजनीतिक जीवन काल में मैं एक ऐसा MLA हूँ या राज्यसभा का मेंबर हूँ जिस पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है और एक भी कोई सिविल केस नहीं है। ये मेरे जीवन में है। इस तरह जो हमने आपातकाल में संघर्ष किया, वो मूल्यों के लिए किया था, लोकतंत्र के लिए किया था, और उसी के कारण से आज लोकतंत्र जिंदा है। और इसलिए लोकतंत्र सेनानी, संविधान रक्षक जो हम लोग हैं और हमारे मित्र लोग हैं, उन सब ने ये संघर्ष किया। वो संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं था। तो वो आज़ादी का संघर्ष था, ये लोकतंत्र का संघर्ष था, इसलिए जेल में गए। सर, एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो वो कहाँ तक सही है? रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तो अब हाई कोर्ट में भी है और सरकार इसका निर्णय करेगी। नहीं, आपके हिसाब से सर। मैं इसमें राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जो मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट ने सरकार से राय मांगी है और सरकार ने एक सब कमेटी बना रखी है। तो सरकार मेरी राय से प्रभावित हो या हाई कोर्ट में मेरी राय का कोई दूसरा निकाला जाए, तो इस विषय पर मैं सार्वजनिक रूप से कोई राय नहीं दे सकता। जी, सर, हमारा जो चैनल है यूथ और जो है यूथ को प्रमोट करता है। जी जी। तो आप यूथ के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं या संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना? देखिए, मैं राजस्थान के या भारत के जो भी युवा लोग हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ पहले तो, कि वो इस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में भारत आर्थिक विकास की, आर्थिक क्षेत्र में आंधी की तरह से आगे बढ़ रहा है। वो इस युग में पैदा हुए हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के जो रक्षा के उपकरण हैं, उन्होंने सारी दुनिया को ध्वस्त करते बता दिया कि भारत की युद्ध कौशल क्षमता बहुत बड़ी है। वो इस युग में पैदा हुए हैं जहां भारत में पुराने सारे कानूनों को तोड़कर नए कानून लाए गए हैं। वो टोटल रिवॉल्यूशन के युग में पैदा हुए हैं। मोदी काल में, नरेंद्र मोदी जी के युग में, वो जो टोटल रिवॉल्यूशन उसमें हुए हैं। आज भारत के 6 लाख ग्राम पंचायतें साइबर से जुड़ी हुई हैं। आज भारत के हर गांव में सड़क हो गई है। आज भारत में रेल का, रोड का, संचार का, हवाई यात्रा का सारा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और सबसे बड़े अवसर यहाँ के हैं। कॉरपोरेट सेक्टर सर्विसेज के लिए खुलता जा रहा है। सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। भारत सरकार के सारे सेक्टर बहुत बड़े होते जा रहे हैं और विश्व में भारतीय लोगों की मांग हो रही है। यहाँ की टेक्नोलॉजी की मांग हो रही है, यहाँ की नर्सेज की मांग हो रही है, यहाँ के टीचर्स की मांग हो रही है, यहाँ के अन्य जो टेक्नी लोग हैं उनकी मांग हो रही है। बहुत से बड़े CEO भारत से निकल कर बने हुए हैं। आज सारा दुनिया का सबसे बड़ा हमारे आईफोन का उत्पादन भारत में हो रहा है, रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट भारत में हो रहा है, GDP बहुत गति से बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई, उभरती हुई अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर और इस प्रकार के इस समय पैदा हुए हैं, तो मैं ये बधाई के पात्र है और उनके लिए, सारे युवाओं के लिए अवसर खुले हुए हैं। तो उनमें, और उसी साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति भी हो रही है, उसके भी वो दृष्टा बन रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हम जिस युग में पैदा हुए थे वो एक संघर्ष का युग था। आज के जो युवा हैं उनके लिए अवसर का युग है, तो उनको अवसर का लाभ उठाना है। सर, पहले की राजनीति में आप जब से बीजेपी की पार्टी जब से बनी है, तब से आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है? देखिए, दो प्रकार की बात है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या फर्क। जो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 बनी, तो दोहरी सदस्यता के नाम पर बनी। जी। और उस समय हम मांग करते थे, हमारे एजेंडा में था
रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। जी। उसमें मांग करते थे धारा 370 समाप्त करो। उसमें मांग करते थे कि ये जो 3 तलाक का कानून लागू करो, हम समान आचार संहिता लागू करो, इनकी मांग करते थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी है उन सब मांगों को पूरा कर चुकी। आज राम जी का भव्य मंदिर बन गया, पिता साहब खून खच्चर भी नहीं हुआ। आज धारा 370 हट गई और उसके बाद में वहाँ चुनाव हो गया और चुनाव होकर 65% वोट पड़कर सरकार बन गई। वो बात समाप्त हो गई। 3 तलाक का कानून था महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, वो लागू हो गया और बहुत से काम हो गए। तो फर्क भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले मांग करती थी उस अब उन मांगों को उसने पूरा कर दिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में फर्क है। अब जहाँ तक दूसरे दल हैं, उन दलों की राजनीतियों में पूर्णतः बदलाव आ गया है। जो सोशलिस्ट आंदोलन में कभी थे उन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली और वो सब पारिवारिक पार्टियां बन गई। तो बीजेपी को छोड़कर सारी जो दूसरी पार्टियां हैं इस युग में अब पारिवारिक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सामंतशाही की पार्टियां बन गई हैं। तो ये भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र अब समाप्त हो गया। इसलिए आज की राजनीति में और हमारे इस समय की राजनीति में था कि हमारे यहाँ उस समय आंतरिक लोकतंत्र था, अब आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो। सर, आपका आइडियल नेता? आइडियल नेता आज के युग में तो नरेंद्र मोदी हैं, वह अटल बिहारी वाजपेयी थे, दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।